हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़ जिसमें जीके का पोर्शन रहेगा। जीके में हमने 5 पोर्शन में करेंगे इसको, ठीक है। जैसे 5 क्वेश्चन होंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, 5 होंगे इंडियन पॉलिटी के, 5 होंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, 5 हिंदी के होंगे, 5 HPGK के होंगे और 5 कंप्यूटर के होंगे, ठीक है। और आपको ये फॉर श्योर हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। HPGK को अगर हम छोड़ दें तो बाकी हर एग्ज़ाम में, मतलब चाहे वो HP के हो या कहीं का भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये GK आपको काम आएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत कब की गई, ठीक है। मतलब सबसे पहले मनुष्य ने पशुपालन कब शुरू किया, ठीक है। पशुओं को पालना कब शुरू किया। ऑप्शन है आपके पास नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और लास्ट है उच्च पुरापाषाण काल। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। अच्छा, तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है। इसका है 8000 BC से लेके 4000 BC, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है। अच्छा, पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था, ठीक है। कि मध्य पाषाण काल में पशु को पालना शुरू किया था, इसका प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये मिला था MP के आदमगढ़ से, ठीक है। MP के आदमगढ़ में मिला था इसका प्रथम साक्ष्य, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ जो मिला था, ठीक है। और MP के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से मिला था, ठीक है। तो 2 जगह से मिला था ये। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। कहाँ से मिला होगा, कहाँ से मिला था। तो MP के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से, ठीक है। कब मिला था, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था, तो ये था 8000 BC से लेके 4000 BC तक। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास नवपाषाण काल, पाषाण काल, पुरापाषाण काल और लौह युग। तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल, ठीक है। और नवपाषाण काल और इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है 4000 BC से लेके 2500 BC तक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और जो नवपाषाण काल है इसमें कृषि की शुरुआत की गई थी, ठीक है। कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल में की गई है। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो ये मिले थे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से, ठीक है। अब मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो अब ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लोहे का पूर्ण रूप से प्रयोग कब शुरू हुआ, ठीक है। मतलब लोहे को इस्तेमाल करना हमने पूर्ण रूप से कब शुरू किया था। ऑप्शन है आपके पास 1000 BC, 800 BC, 600 BC और 1500 BC में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, 600 BC में, ठीक है। मतलब हम इसका उपयोग तो कर रहे थे, ठीक है। 1000 BC से हमारी आयरन एज स्टार्ट होती है, ठीक है। 1000 BC से हमारी आयरन एज स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब लोहे का प्रयोग करना शुरू हो गया था, बट हम प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहे थे, ठीक है, या पूर्ण रूप से नहीं कर रहे थे। तो 600 BC आते तक, ठीक है, 600 BC में हमने पूर्ण रूप से किया, ठीक है, लोहे का उपयोग, ठीक है। और इसका प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है अतरंजी खेड़ा,
अच्छा, अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां कहाँ प्राप्त हुई थी? ठीक है, मतलब जो कब्र थी, ठीक है, ऐसी कब्र कहाँ पे मिली जहाँ पे मानव की अस्थियों के साथ में कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है मांडा, चहुंदड़ो, बुर्जहोम और रोपड़। तो इसका राइट आंसर है बुर्जहोम। ठीक है, अच्छा, बुर्जहोम के साथ साथ और कहाँ पे मिली थी? तो ये मिली थी गुफकराल में। या तो ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे या फिर दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, बुर्जहोम कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और गुफकराल ठीक है, बुर्जहोम में मिली थी और गुफकराल में मिली थी। ठीक है, और कौन से काल में मिली थी? तो ये मिली थी नियोलिथिक में। ठीक है, नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 4000 BC से लेके 2500 BC तक, नियोलिथिक पीरियड का। ठीक है, या नवपाषाण काल का। तो मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ये मिली थी बुर्जहोम और गुफकराल में। ठीक है, बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, देश की पहली यात्री रेल कब चलाई गई थी? ठीक है, ऑप्शन है 1854 में, 1853 में, 1754 में या 1783 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ चली थी ये? तो ये चली थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, कितनी लंबाई थी इसकी? 34 किलोमीटर। ठीक है, और रेल कौन सी थी? तो ये थी ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, क्लियर है? तो देश की पहली यात्री रेल कौन सी थी? तो ये थी ब्लैक ब्यूटी। कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक? तो बॉम्बे टू थाने, और 34 किलोमीटर लंबाई थी इसकी। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर सी है 9 दिसंबर 1946 में, लास्ट ऑप्शन है 4 जुलाई 1947 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये हुई थी फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, संविधान, जो हमारी संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और थर्ड हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अच्छा, और जो फर्स्ट मीटिंग थी, इसमें जो अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जो सेकंड मीटिंग हुई, इसमें जो परमानेंट अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, वो किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसे आगे चलकर प्रियम्बल बोला गया। ठीक है, ठीक है, प्रियम्बल या प्रस्तावना।
जो उद्देशिका थी यही आगे चलकर प्रियम्बल बनी या प्रस्तावना बनी। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे कौन होगा? ठीक है, कुछ समितियां थी संविधान सभा में। ठीक है, तो जो मेन थी वो थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी वी मावलंकर या के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जो प्रारूप समिति थी इसमें टोटल मेंबर कितने थे या टोटल सदस्य कितने थे? ठीक है, तो ये थे 7, मतलब अध्यक्ष के एक अध्यक्ष और 6 मेंबर और टोटल थे 7। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जैसे हमारी प्रारूप समिति थी, ठीक है, उस तो प्रारूप समिति के अलावा हमारे पास कुछ 13 समितियां और थी। ठीक है, तो जिसमें एक थी राष्ट्रीय झंडा समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को शॉर्ट में JL नेहरू लिख दिया। ठीक है, और या फिर जी वी मावलंकर। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और मतलब अगर आपसे टेम्परेरी अध्यक्ष पूछा जाए तो ये आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर परमानेंट पूछा जाए तो ये आएंगे JB कृपलानी। ठीक है, तो ये थे परमानेंट। अगर टेम्परेरी या परमानेंट नहीं दिया होगा तो भी राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष हम मानेंगे JB कृपलानी को। ठीक है, अगर टेम्परेरी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, परमानेंट थे JB कृपलानी, तो इसका राइट आंसर है हम मानेंगे JB कृपलानी को। चार, आज का पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है वो वहाँ में उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अदर कंट्री से भी ली गई है। ठीक है, और कंट्रियों से भी ली है। तो जो हमारी एकल नागरिकता है या सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, वो कहाँ से ली है हमने? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फ्रांस से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन से। अच्छा, ब्रिटेन से हमने और क्या क्या लिया है? तो हमने लिया है इससे रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। ठीक है, और क्या लिया है? तो लॉ ऑफ मेकिंग प्रोसीजर। और क्या लिया है इस ब्रिटेन से हमने? तो जुडिशियल रिट्स लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने ब्रिटेन से 5 चीज़ें ली हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप ली है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। ठीक है, और लॉ ऑफ मेकिंग प्रोसीजर लिया है, और जुडिशियल रिट्स लिया है। ठीक है, तो ये था पॉलिटी के 5 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, अन्नपूर्णा चोटी या पर्वत हिमालय की किस श्रेणी में आता है? ठीक है, आता है या आती है? ठीक है, ऑप्शन है मध्य हिमालय, महान हिमालय, बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है महान हिमालय। ठीक है, जो अन्नपूर्णा चोटी है ये कहाँ पे आती है? तो ये है नेपाल में। ठीक है, अगर कंट्री पूछा जाए तो ये भारत में नहीं पड़ती है, ये नेपाल में पड़ती है। ठीक है, और हिमालय की किस श्रेणी का भाग है? तो ये है महान हिमालय का। अच्छा, तो महान हिमालय में और कौन कौन से पर्वत आते हैं? ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। तो एक आता है कंचनजंगा। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है सिक्किम में। ठीक है, अच्छा, एक पड़ता है नंगा पर्वत। ठीक है, नंदा नहीं है, नंगा पर्वत है। ठीक है,
तो जो नंगा पर्वत है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद पड़ता है नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो ये पड़ते हैं यूके में। यूके ये ब्रिटेन वाला यूके नहीं है, ये हमारे भारत का उत्तराखंड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नामचा बारबा। तो नामचा बारबा जो पड़ता है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद नेपाल में कुछ पर्वत पड़ते हैं, ठीक है, जैसे मकालू, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट भी ये भी नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अन्नपूर्णा जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। उसके बाद है धौलागिरी, ठीक है, और मनसालू, ठीक है। तो ये सब पड़ते हैं नेपाल में। चलिए नेक्स्ट है महान हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है। भ्रंश मीन्स फॉल्ट, ठीक है। तो कोई भी दो श्रेणी होती हैं, जैसे ये है और ये है, ठीक है। तो इन दोनों को जो अलग करता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भ्रंश होता है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश जो है वो अलग करता है, ठीक है। ऑप्शन है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, या मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फॉल्ट, ठीक है, या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो इसको अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फॉल्ट, ठीक है, महान हिमालय और मध्य हिमालय को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जल सीमा कितनी है, ठीक है, वाटर बाउंड्री कितनी है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये है इंडिया का मैप, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्थ पार्ट है तो ये तो लैंड बाउंड्री है, ठीक है। जो हमारा साउथ पार्ट है ये वाटर बाउंड्री बनाता है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी है वो वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि भारत की जल सीमा कितनी है, तो ये एरिया कितना है। ऑप्शन है 7516.6 किलोमीटर, या 6100 किलोमीटर, या 15200 किलोमीटर, या फिर 5100 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की कुल जल सीमा कितनी है तो ये है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछा जाए कुल का मतलब है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं, ठीक है, अगर इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, इनकी जो बाउंड्री है इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आती है हमारे पास 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत की जल सीमा कितनी है, मतलब जो सिर्फ हमारा साउथ का पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, गुजरात से लेके ऐसे कन्याकुमारी तक, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल तक, तो ये कितना आता है, तो ये पड़ता है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर कुल पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर, और अगर साउथ पार्ट का पूछा जाए या साउथ इंडिया का पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर। और अगर लैंड बाउंड्री पूछा जाए तो 15200 किलोमीटर, तो ये भारत की लैंड बाउंड्री है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर क्रीक विवाद है ये किन दो देशों के मध्य है, ठीक है। ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, और या फिर भारत और पाकिस्तान। अच्छा, पहले ये पता होना चाहिए कि क्रीक क्या होता है, ठीक है। अगर क्रीक नहीं पढ़ा है तो आपने गल्फ सुना होगा, बे सुना होगा, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारे पास, ये मान लीजिए क्रीक होता है, एकदम नैरो पार्ट होता है, ठीक है, गल्फ की तरह ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्रीक, ठीक है। इससे जो थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा सा चौड़ा होता है इससे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम गल्फ, ठीक है। और इससे थोड़ा सा चौड़ा होगा उसको हम बोलते हैं बे,
ठीक है, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और जो इससे भी ज़्यादा चौड़ा होता है इसको हम बोलते हैं बाइट, ठीक है, BIGHT, ठीक है। तो क्रीक बिल्कुल एकदम नैरो पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जो सर क्रीक है, ये विवाद जो है ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। जो सर क्रीक है वो है कहाँ पे, तो ये है कच्छ और सिंध के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गुजरात है, ठीक है। गुजरात में जो कच्छ का रण है, ठीक है, यहाँ पे कच्छ और पाकिस्तान का सिंध, ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ता है ये सर क्रीक, ठीक है। तो इसको लेके विवाद है, किस किस के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। विवाद का कारण क्या है, फिश और पेट्रोलियम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, और ये ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। ऑप्शन है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी है 87,32,263 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी है 32,30,287 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी है 26,87,232 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड एरिया का कितना परसेंट है इंडिया का क्षेत्रफल, तो ये है 2.4%, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन पूछी जाए इंडिया की, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन की कितनी परसेंट है, तो ये है 17.5%, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। और 21 में अभी हुआ नहीं है ये जो 21 में होना था ये कोरोना की वजह से हुआ नहीं है जनगणना, ठीक है। तो ये आगे होगी 2022-23 में जब भी होगी, ठीक है। अच्छा, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। और एरिया वाइज तो 7th नंबर पे है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 5 क्वेश्चन, ठीक है। जो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा कौन सी है, ठीक है। जो संस्कृत भाषा है उसकी उत्तराधिकारी भाषा कौन सी है, ऑप्शन है प्राचीन हिंदी, पाली, प्रारंभिक हिंदी या आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है प्राचीन हिंदी। अच्छा, इनका सीक्वेंस क्या है, देखिए पहले है संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, इससे फिर पाली बनी, ठीक है। पाली के बाद प्राकृत आई, ठीक है, इसके बाद अपभ्रंश आई, ठीक है, और अपभ्रंश के बाद अबहट आई, ठीक है, और इसके बाद आई प्राचीन हिंदी, ठीक है। प्राचीन हिंदी को ही प्रारंभिक हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रारंभिक हिंदी से बनी फिर आगे आधुनिक हिंदी जिसको हम आज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राचीन हिंदी को ही हम प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है हिंदी, बांग्ला, मराठी या तमिल। अच्छा, इसका राइट आंसर है बांग्ला, ठीक है। तो बांग्ला सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन के द्वारा बोली जाती है इंडिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी जो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। सेकंड पे बांग्ला है, थर्ड पे मराठी है, और फोर्थ पे तमिल है, ठीक है, और 5th नंबर पे आती है तेलुगु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ठीक है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज या देशी, विदेशज, और लास्ट है संकर, ठीक है।
उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के बीच में जब भी आएगा तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तत्सम होते हैं, जैसे तत्सम होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ लिए जाते हैं, ठीक है, जो संस्कृत वर्ड जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तद्भव होते हैं जो संस्कृत से बने होते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। देशी देशज या देसी वो होते हैं जो हमारे अपनी लैंग्वेज के हैं, ठीक है, या लोकल में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और विदेशज हैं जो हमने अदर कंट्री से या अदर लैंग्वेज से लिए हैं, ठीक है, जैसे उर्दू, फारसी या इंग्लिश, ठीक है। और संकर शब्द वो होते हैं जो दो लैंग्वेज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का है, ठीक है, गाड़ी हिंदी का है, ठीक है। तो इन दो भाषाओं का जो मेल से जो एक शब्द बनता है उसको संकर शब्द बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान कैसा शब्द है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि संविधान कैसा शब्द है, संकर शब्द है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये तत्सम है, ठीक है। अच्छा, तत्सम, ये यहाँ पे हमने इसकी पहचान कैसे की कि संविधान तत्सम शब्द है, ठीक है। इसको हम तद्भव भी तो बोल सकते थे, बट जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द होते हैं, ठीक है। जो तत्सम शब्द होते हैं मतलब अनुनासिक वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें अनुनासिक वर्ण का प्रयोग होता है, मतलब जो भी शब्द हैं जिनमें अनुनासिक वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे न, म, ठीक है, न, तो जिन शब्दों में इनका प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़ाई कौन सा शब्द है, ठीक है। संकर है, तद्भव है, तत्सम है या देशी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तद्भव, ठीक है। इसका पता कैसे चलता है, ठीक है, जो अगर हिंदी क्रिया वाले शब्द होते हैं तो वो तद्भव होते हैं, ठीक है। अगर संस्कृत की क्रिया होगी तो तत्सम होंगे। अब यहाँ पे पढ़ क्रिया आई, ठीक है, और जो पढ़ क्रिया है ये हिंदी की क्रिया है, ठीक है। अगर पढ़ क्रिया को संस्कृत में कैसे लिखते हैं हम, पठ क्रिया है, ठीक है। संस्कृत में पठ क्रिया होती है और हिंदी में पढ़ क्रिया होती है। तो जहाँ पे हिंदी क्रिया का प्रयोग होता है जिन शब्दों में, ठीक है, वो तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे HP GK के कुछ 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो BBN वैली या BBN घाटी कहाँ पर है। ऑप्शन है सोलन, शिमला, किन्नौर या कांगड़ा, ठीक। अच्छा BBN की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। बद्दी, बरोटीवाला, ठीक है, बरोटीवाला और नालागढ़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोलन, ठीक है। तो सोलन में ही BBN वैली है, ठीक है, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का HP में जल प्रवाह क्षेत्रफल कितना है, मतलब कितने एरिया में यमुना नदी बहती है HP में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास 22.5 किलोमीटर या 205 किलोमीटर या 25.5 किलोमीटर या 225 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22.5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी वाटर डेंसिटी कितनी है, तो 2300, ठीक है। और अच्छा, यमुना का अगर पूछा जाए कि ओल्ड नेम क्या है, ठीक है, तो कालिंदी नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशंका का दरिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सतलुज, रावी, चिनाब या ब्यास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है चिनाब, ठीक है। तो चिनाब नदी को आशंका का दरिया कहा जाता है, ठीक है। आशंका का दरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत गहरी है, मतलब डीपेस्ट रिवर है HP की और नैरो है, ठीक है, नैरोएस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे संकरी और गहरी नदी है, ठीक है। और ये इसका एरिया कितना बहता है, कितनी बहती है ये 75 किलोमीटर, ठीक है। और ये एक ऐसी नदी है कि इसके किनारे पे
कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती, ठीक है, नो पॉपुलेशन ऑन इट्स बैंक, ठीक है, इसके किनारे पे कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चिनाब, रावी, सतलुज या ब्यास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिनाब, क्योंकि लाहौल स्पीति में तो ये तो इजी क्वेश्चन था, क्योंकि लाहौल स्पीति में तो सिर्फ चिनाब नदी बहती है, ठीक है। अच्छा, तो त्रिवेणी क्यों बोला जाता है? त्रिवेणी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक आपकी चंद्रा नदी आती है, एक भागा, और इस साइड से आता है चैनी नाला, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं यहाँ पे तांडी में, ठीक है। ये चंद्रा, भागा और चैनी नाला, ठीक है, चैनी नाला, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिलते हैं तांडी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है त्रिवेणी, ठीक है। चलिए, आज का HPGK का लास्ट क्वेश्चन है कि HP की किस झील पर डाक टिकट है? मतलब उस डाक टिकट पे उस झील का फोटो है, ठीक है, उस झील पे निकाला गया है डाक टिकट, ठीक है। तो ऑप्शन है सूरजताल, नाको झील, चंद्रताल या फिर डल झील, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है चंद्रताल, ठीक है। जो चंद्रताल झील है, जहाँ जिससे चंद्रा नदी निकलती है, ठीक है, उसके ऊपर डाक टिकट निकाला गया है, ठीक है। और चंद्रताल को क्या बोला जाता है? द लेक ऑफ मून। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है सी लेवल से? तो ये है 4270 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हुएनसांग ने, जो एक चीनी राइटर था, ठीक है, यात्री था, हुएनसांग, ठीक है, उसने चंद्रताल झील के बारे में क्या बोला है? तो उसने बोला है लोहित्य सरोवर, ठीक है। किसने बोला है? हुएनसांग ने। तो ये थे HPG के क्वेश्चन। अब हम कुछ 5 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर के लिए, जो कि JOA 939 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इस आगे के जो 5 क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DOS, ठीक है। तो ऑप्शन है डिस्क ऑफ सिस्टम, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा बिटवीन ऑथराइज्ड यूजर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है नेटवर्क, प्रोटोकॉल, ट्रांसमीटर या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा बिटवीन ऑथराइज्ड यूजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेगाबाइट इज ऑलमोस्ट द, यहाँ पे द होगा, सेम एज डैश, ठीक है। जो मेगाबाइट है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन है 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स या फिर 1 मिलियन बिट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1 मिलियन बाइट्स, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है Ctrl+B, Ctrl+A, Shift+B या फिर Del+B। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+B, ऑप्शन ए, ठीक है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, B से बोल्ड और Ctrl+B, ठीक है। अच्छा, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है।
मतलब कंट्रोल यूनिट का कौन सा एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, उसका कार्य नहीं है, ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट का। ऑप्शन है रोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन और डायरेक्ट ऑपरेशन। तो इनमें से कौन सा जो है वो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डायरेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। डायरेक्ट ऑपरेशन इसका फंक्शन नहीं है कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। बाकी रोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन और इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन ये तीनों कंट्रोल यूनिट के फंक्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज 30 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको आज क्लास में एंजॉय किया होगा आपने, ठीक है, कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। हमने कुछ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अलग अलग पार्ट से, ठीक है, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, HPG के, हिंदी के और कंप्यूटर के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।